अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा उसमें ये बहुत जगह कंपनीज के अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की है मैंने कि अगर फाइनेंस के अंदर ट्रेजरी का सेगमेंट होता है या टैक्सेशन का सिस्टम होता है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेगमेंट होता है तो वो कंसिडर करते हैं ये सारे के सारे आइसोलेटेड सेगमेंट्स हैं इसके फाइनेंस के। लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर पूरा फाइनेंस को क्लब किया जाए तो उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आती है, टैक्स भी आता है और ऑडिट को भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये सारे तीनों सेगमेंट और ट्रेजरी भी सारे सेगमेंट्स जो होते हैं ना, इनको बिजनेस एक्यूमेंट की नजर से देखा जाता है। यही टास्क जो होता है सीएफओ का होता है या फाइनेंशियल कंट्रोलर का होता है। तो इसी बुनियाद पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये डिस्कशन करने का आपसे ये मतलब है कि मैं पर्सनली टैक्स में काम करता हूँ तो टैक्स तो लोग समझते हैं इसको टैक्स ही आता होगा बस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल आईएफआरएस की ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। तो वो समझते हैं यार टैक्स का बंदा है, इनकम टैक्स पता होगा, सेल्स टैक्स के बारे में पता होगा। और जो टैक्स वाले होते हैं वो बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बंदे को टैक्स के बारे में क्या पता। और ऑडिट वालों तो बोलते हैं हम तो सबसे बड़ी सिम है इंटरनल ऑडिट। तो आज इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने व्लॉग नंबर 1 है। आगे इंशाल्लाह हम जो ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो आईएफआरएस 18 जो आया है ये क्यों आया है, इसकी वजह क्या थी आईएफआरएस 18 की। और एक आईएस 12 के ऊपर एक गाइडेंस आई थी अभी 2 साल पहले, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ये तो पहला क्वेश्चन ही है मेरा कि क्या ये आइसोलेटेड है सारे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अक्सर नोट करते होंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, मंथ के बनते हैं या एनुअल के बनते हैं, या एनुअल स्टेटमेंट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं या क्वार्टरली बनते हैं, उसमें जो पार्ट टैक्स से पर्टेन करता है या जो पार्ट ट्रेजरी से पर्टेन करता है, स्पेसिफिकली टैक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि टैक्स एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो उसमें अक्सर नोट किया गया है कि जो टैक्स के हेड्स आते हैं जैसे एडवांस एक्सेस आ गया, सेल्स टैक्स की रिकंसिलिएशंस आ गई, आगे जाके जब रिफंड्स आते हैं उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। अक्सर जगह देखा है कि वो एंट्रीज ही नहीं होती हैं या तो एडवांस एक्सेस की। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास आपने परचेज किया किसी रिटेलर से, ठीक है, एज अ रिटेलर तो वो 236 236 जी और एच लगाया जाता है। लोग उसकी एंट्री को प्रिकमेंट वाले उसके उस एंट्री को उस अमाउंट को कंसिडर करते ही नहीं है और उसको एक्सपेंस में वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट कर देते हैं। हालांकि ये एक एसेट है जो कि एसेट में ट्रीट होना चाहिए, जिसकी आप एंट्री करते हैं कि भाई एक्सपेंस डेबिट, एडवांस क्रेडिट और पेबल क्रेडिट होता है ना। तो वो उस चीज को कंसिडरेशन करते नहीं है। दूसरी बात ये आती है सेल्स टैक्स की रिकंसिडरेशन पे हमेशा फड्डा चलता है लोगों का। बेसिकली इनपुट टैक्स हमेशा ज्यादातर लोगों का हायर होता है, कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा होता है। वो बोलते हैं यार दफा करो, सेल्स टैक्स की रिकॉर्ड कौन बनाए, और बाकी बनानी भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं द रीजन बिहाइंड दैट, सप्लायर अक्सर ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने फिजिकल इनवॉइस आपको दी हुई होती है ना वो उससे मैच नहीं होती है। कैसे मैच नहीं होती? उसने हमें इनवॉइस की एबीसी, उसका टैक्स है 10,000 रुपये, उसका सेल्स टैक्स है 1800 रुपये। वो इनवॉइस देगा एक्स वाई जेड की जो उसने पोर्टल में अपलोड की होगी, भले अमाउंट जो है वो 10,000 और 1800 रुपये हो। दूसरी दूसरी तरफ अगर वो ये करता है कि अमाउंट से वो इनवॉइस नंबर सेम रखता है, अमाउंट कम की भेज देता है। अच्छा, डिस्कशन प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट और इनके दरमियान होती है, वो खुद से एडजस्टमेंट कर लेते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। कोई कहानी प्रोक्योरमेंट वाले टैक्स वालों को बताते ही नहीं है। और यकीन माने ये इतनी मुश्किल चीज है इसकी कहानी एक और बताता हूँ। आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाला गया वहां पे, क्या नाम है, किसी ग्रोसरी लेने गया है, सही है, किसी से उसने ग्रोसरी ली है, जो जो मंथ की ग्रोसरीज आती हैं ऑफिस के अंदर। वो लोग क्या करते हैं, आपके नाम का एनटी नंबर लेते हैं और उस एनटी नंबर पे आपको टैक्स पे कर देते हैं। सही है, आपने पेमेंट किस पे की होती है? कैश पे की होती है। और हमारे यहाँ जो जैसे रिकॉर्डिंग की जाती है ना, अक्सर जगह पे देखा गया है वो अक्रूवल की हुई होती है। कैश वाली तो कैश डायरेक्ट ही एक्सपेंस आउट कर देते हैं। आपके आपके एनएक्सआर ए के अंदर उसकी एंट्री आ रही होती है उस इनपुट टैक्स की, और आपके लेजर्स में नहीं आ रही होती। इतना मुश्किल काम हो जाता है इस चीज को क्लासिफाई करना। अब लाजमी सी बात है, मैं अपने इनपुट टैक्स को एक्सपेंस तो ट्रीट करवा नहीं सकता, बेकार में एक्सपेंस तो बना नहीं सकता।
यही कुछ डिफरेंसेस है ना, मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ इस पे। क्योंकि अक्सर नोट किया गया है कि जब क्लोजिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, अच्छा ऑडिटर भी नहीं कंसिडर करता है। मैं आपको ऑनेस्टली पीडब्ल्यूसी से भी ऑडिट करवा रहे हैं हम लोग, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके चले ही भी गए। 19 के 18 के रिफंड्स आके खा पी के फारिग भी हो चुके हैं, लेकिन उनका अमाउंट पड़ा हुआ है। क्या वो एसेट है हमारा? नहीं है एसेट। ऑडिटर ने कर भी दिया, खुद राइट्स एंड ऑडिट के assertions हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस के राइट एंड वो उसका राइट एंड ऑब्लिगेशंस का उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारा राइट है ही नहीं इतना एसेट लेने का। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाते हो किसके लिए बनाते हैं? यूजर्स के लिए बनाते हैं ना। यूजर्स को वो पता ही, यूजर को दिख रहा है भाई कि इतना अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि कंपनी का एसेट है जो रिसीव होगा। लेकिन इनफैक्ट जो एमआईएस की रिपोर्ट होती है उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है कि इतना रिसीवेबल है। एंट्री प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स कट जाता है, प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स कट गया, रिसिप्ट है, रिसिप्ट पे पूरा का पूरा उठा के एंट्री कर दी, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे अक्रूड इनकम क्रेडिट, चलो भाई खत्म, जान छुड़ गई। या इनकम रिसीवेबल खत्म, चलो भाई छुट्टी। उसका एडवांस से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, बाइफरकेट करने की नौबत ही नहीं पेश आई। फिर क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उठा के सारे रिकॉन कर रहे होते हैं, लाओ भाई चलो भाई खोलो भाई, चलो भाई सारे हिसाब किताब कंसिडर करते हैं। इसमें टैक्स वालों की भी गलती आती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वालों की भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से गलती नहीं होती, बिल्कुल होती है। सिमिलरली आप ये अक्सर नोट करते होंगे, एग्जाम्पल सर्टिफिकेट आता है, सर्कुलेट भी हो जाता है, फिर भी लोग टैक्स काटते हैं, उनको बोला भी जाता है। अच्छा मजे की बात ये होती है, एमआईएस रिपोर्ट को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ इसमें, मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एमआईएस रिपोर्ट वो होता है जो टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिट हो जाता है। आप अक्सर नोट करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, सप्लायर्स टैक्स डिडक्ट तो कर लेते हैं, आपका आपका बायर आपका टैक्स डिडक्ट तो कर लेता है, लेकिन डिपॉजिट नहीं कराता है, और उसी से वो बिजनेस कर रहा होता है। आप नोट कीजिएगा कभी। तो अच्छा, अब उसकी रिकैंसिलेशन कैसे बनेगी भाई? उसने तो अपना रिसीवेबल खत्म कर दिया, हमने तो खत्म कर दिया, हमारे हमारे पास वो एसेट तो बनेगा ना, लेकिन वो एसेट बन नहीं पाता। फिर उसको खड़खड़ाना पड़ता है कि भाई उठ जा यार, हमें भी बता दे भाई, हमें इसे तो रिपोर्ट किया कि नहीं किया। और अगर 1 साल क्लोज हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया, तो उसने बाद में जमा कराया तो यूजलेस हो गया आपके पास। ये अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स यही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर कि भाई रिकॉन बनाना बहुत मुश्किल होता है, सेल्स टैक्स की इनकम, सेल्स टैक्स की रिकॉन बनाना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता होगा कि भाई रिड्यूस रेट पे टैक्स आ रहा होता है, तो भाई उसको रिड्यूस रेट का उसका उसका एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ही उसको एक्सपेंस आउट कर दिया जाए ना रेलेवेंट हेड्स में। उसको क्यों सेल्स टैक्स इनपुट में जाके पहले डेबिट दिखाओ, फिर उसी का इनएडमिसिबल करके क्रेडिट दिखाओ। इसमें गलती के चांसेस ये हो जाते हैं कि आप सही अप्रोप्रिएट हेड को सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर की सर्विसेज होती है जो 8% की, उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलता है, आप डायरेक्टली लीगल में डाल दें, डायरेक्टली लीगल लीगल में एक्सपेंस ही डायरेक्ट ट्रीट करके खत्म कर दें, लेकिन हम करते ही नहीं है हम लोग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले करते ही नहीं है। अब इसमें तो गलती देखिए दोनों की आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग साइट पर आती है, गलती और टैक्स वालों की भी आती है, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होता। असल में टैक्स वालों की गलती इसलिए कम आती है, वजह बताओ। टैक्स वाले सेल्स टैक्स का इनपुट कहाँ से लेते हैं? कौन जनरेट करवाता है? प्रोक्योरमेंट वाले। प्रोक्योरमेंट वालों को टैक्स का अलिफ बे भी नहीं पता होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ। वो सिर्फ एंट्रीज डालते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, उनको ये समझ में नहीं आता यार कि यार अगर किसी का 18%, अगर उनको गाइडेंस या ट्रेनिंग इस चीज की प्रोवाइड कर दी जाए ना, तो कि भाई यार इसको इसी तरह जाओ, या उनके अंदर खुद से एक थॉट हो के यार हम हर एंट्रीज को पूछ ले, वेरीफाई करवा ले, तो हमारे लिए भी फिजिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, वो मेजोरिटी लेवल पे नहीं होता है यार। दूसरी, अच्छा, ये एक तो ये कुछ काउंटर मेजर्स जो है मैंने डिस्कस किया, ये मैंने नीचे में एग्जांपल्स भी लिखे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस भी करूंगा ना, लंबी हो जाएगी बेकार में। आईएफआरएस लाने का इंट्रोड्यूस, आईएफआरएस इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? अब आप लोगों से सबसे एक सवाल है जितने में बस, आप सब बोलेंगे ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है, ये चीजें है, बिल्कुल सही बात है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कब होगी? जब उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कोई बिजनेस होगा। यार देखो, ऑडिट रिस्क कब आता है? जब बिजनेस रिस्क होता है तो ऑडिट रिस्क क्रिएट होता है ना, अगर बिजनेस रिस्क हो ही नहीं तो ऑडिट रिस्क क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरीके से आईएफआरएस लाने का मकसद पता है क्या है? अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस हिसाब से बनते हैं, लिस्टेड कंपनी के फोर्थ शेड्यूल से बनते हैं, प्राइवेट कंपनी के फिफ्थ शेड्यूल से बनते हैं, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, कंपनी से 2017 के अंदर क्या सारी चीजें लिखी हुई हैं
रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस IS-16 की क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या फलाना-फलाना मतलब जो डिफरेंट बोरिंग कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या किसी और ट्रांज़ैक्शंस की क्या रिकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, नहीं लिखा हुआ है ना उसके बारे में। आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में मिल जाएगा, लेकिन वो तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है बेसिकली। वो भी मैं डिस्कस करूँगा, वो क्यों अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है, वो डायरेक्टली पीएनएल में क्यों नहीं चार्ज होता। तो आईएफआरएस लाने का मकसद ये था कि भाई हर चीज़ जो है ना आपके कानून में नहीं लिखी हुई है। हाँ, अगर आपके कानून के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर, और ये एक सेक्शन है 502 सेक्शन, आप देख के देखिएगा अभी कंपनीज एक्ट 2017 का, बीबी 502 है 503 है। अब अगर आईएफआरएस में भी एक चीज लिखी हुई है और कंपनी एक्ट में भी लिखी हुई है चीज, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसको प्रिवेलिंग होगा? लाजमी सी बात है, जो लोकल लॉज है उसी के ऊपर प्रिवेलिंग होगा। तो ये जो आईएफआरएस लाने का मकसद है ना, ये चीज बताना है कि भाई आपकी कानून के अंदर ये चीज आपकी कानून के अंदर ये ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं लिखा है, जिसको हम आपको बताएंगे। तो ये इस वजह से लाने का मकसद है सिर्फ। अच्छा, नीचे बहुत सारी, अच्छा ये जितनी भी सारी चीजें हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्स में, आपको मुझसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ यार, देखो यार किसी भी बंदे को ना सिर्फ ये कंसिडर नहीं करें यार कि अगर वो टैक्स करे तो उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं आती। खुदा के वास्ते, मैं तो ये ताना बहुत दफा सुन चुका हूँ कि सिर्फ टैक्स ही आ रहा होता है, आप लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं आ रही होती है। भाई आती है यार, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जितने रिक्रूटमेंट वाले भी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम एग्जिस्ट करते हैं, जिनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ टैक्स भी आता है, ऑडिट भी आता है। ऐसा नहीं है कि वो फारेंगे, उनको टैक्स ही आता है। वो टैक्स जो, जिनको सब टैक्स आता है ना, वो होंगे जो आपके, मैं तनकीद किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मेजोरिटी रूल्स में, अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले टैक्स से बिल्कुल फारिग हो रहे होते हैं। तो भाई रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक दूसरे के साथ आइसोलेशन में नहीं काम करें, चीजें को एक दूसरे को समझे भी। आप अगर IS-12 की जब गाइडलाइंस पढ़ेंगे ना, तो टैक्स वाले तो, अगर वो अगर सिर्फ बंदा टैक्स का है ना, उसको समझ में भी नहीं आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग में बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। और वो इतना अच्छा जबरदस्त तरीके से बताया गया ना IS-12 का, कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको मजा आ जाएगा उस चीज के ऊपर। और उसका एक्चुअली उसका लिंक जो है ना, वो, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही हो रही है, उसका लिंक जो है ना IS-12 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से क्लियरली मैच करता है, क्लियरली मैच करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है हम दोनों के। तो अच्छा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और क्या हमसे जो मिसहैप्स होते हैं ना, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी कंपनी एक जैसी ही करते हैं, रिकन्सिलेशन करते हैं। मेरे अपने उस टेन्योर में मैंने देखा है, अपने जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है, रिकन्सिलेशन का टैक्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। फाइनेंस वाले सपोर्ट नहीं करते कभी भी, बहुत चीजों में बिल्कुल नहीं करते हैं, टैक्स वाले भी कई कुछ जगहों पे नहीं करते, हमेशा नहीं करते, क्योंकि टैक्स वालों को मैं इसलिए इस फेवर दे रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जो डाटा आता है ना, वो एक्सटर्नल सोर्स से आता है, जिस पे उनको कोई कमांड होती नहीं है। मैं आपस की बात बता रहा हूँ। अभी हम इंपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, तो इंपोर्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट की जेडी वो बेचारे गरीब खुद से उठा नहीं रहे होते, उसे लोड जेडी करते हैं, खुद आ जाती है। लेकिन फाइनेंस वालों के पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सेल्स टैक्स रिकॉन और इम्पोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है, यकीन माने मेरा, बहुत बड़ा इशू है। लोग नहीं करते रिकॉन, मान ले मेरी बात। खैर इंशाल्लाह इस चीज को और फर्दर डिस्कशन पे बैठ लेकर आएंगे। आपका कोई वैल्यूबल फीडबैक है तो आप प्लीज मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आप यहाँ गलत हैं, मैं अपने आप को भी इवैल्यूएट करूंगा। और अगर मुझे कोई पॉजिटिव बात लगी हो तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और फिर मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर आप, हाँ, मतलब फराज भाई यार यहाँ गलती की है, यहाँ गलती नहीं की है। मुझे अपने अपने आप को भी इवैल्यूएट करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।